आप सभी साथियों का स्वागत है एक और वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किन किन मुख्य हिस्सों को जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की जो गहराई है उसके हिसाब से उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पृथ्वी में बढ़ते हुए गहराई के साथ साथ कौन कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है। उन तत्वों के आधार पे एक बार बात कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है पृथ्वी का घनत्व भी बढ़ते जाता है अलग अलग पदार्थों की मौजूदगी के कारण। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो हिस्सा है हमारा वो कहलाता है क्रस्ट। ठीक है। अगर गहराई के हिसाब से बात करें तो पहला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो सबसे ऊपरी लेयर है ये क्या कहलाता है, क्रस्ट। उसके बाद वाला जो परत है ये हमारा कहलाता है मेंटल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गहराई के हिसाब से भी देखते चलें तो ये लगभग 0 से लेके 40 किलोमीटर तक की या 35 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो हिस्सा कहलाता है क्रस्ट। और 40 से लेके 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो कहलाता है हमारा मेंटल। उसके बाद की जो गहराई है मतलब 2900 के बाद जो गहराई चालू होती है और पूरी पृथ्वी की त्रिज्या मतलब बिल्कुल केंद्र तक जो हिस्सा जाता है जो कि 6371 किलोमीटर के करीब आंकी गई है, तो वो वहाँ तक का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, कोर। ठीक है। और कोर को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक आउटर कोर दूसरा इनर कोर। उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको अलग अलग कर लिया हमने क्योंकि ये ज़्यादा लंबा भी हो रहा था। एक जो लंबाई है इसकी कोर की मतलब गहराई है वो ज़्यादा हो रहा था और उसमें धीरे धीरे बढ़ते हुए गहराई के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही थी, बदल रही थी। इस वजह से हमने इसको दो भागों में बांट लिया, तो आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग जूम करके देखते हैं और समझते हैं गहराई के हिसाब से और घनत्व के हिसाब से क्रस्ट से लेके कोर तक के मतलब इनर कोर तक की बात करते हैं। तो आइए अब आप देख पा रहे होंगे डायग्राम को थोड़ा सा हमने जूम कर दिया है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें गहराई की तो ये राइट साइड में देखिए यहाँ गहराई के हिसाब से, यहाँ पे घनत्व के हिसाब से और बीच में नाम लिखे हुए हैं। तो इनको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला वाला जो हिस्सा है वो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है क्रस्ट। अच्छा, ये क्रस्ट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सागरीय क्रस्ट होता है और एक भूमि वाला मतलब जो महाद्वीपीय हम बोलते हैं जिसको, जिसमें हम लोग रहते हैं या पेड़ पौधे हैं। ये हमारा क्या है मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट है। तो सागरीय क्रस्ट क्योंकि समुद्र की भी कुछ गहराई होती है, उसकी जो सागरीय क्रस्ट की मोटाई है वो परत थोड़ा कम होता है, मतलब उसकी मोटाई थोड़ी कम होती है। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसकी मोटाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है, उसको हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले एक औसत समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो क्रस्ट वाला हिस्सा है वो लगभग 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक की रेंज में होता है। ये औसत की बात कर रहे हैं हम लोग। 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक का हिस्सा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद का हिस्सा जो है हमारा मेंटल है। मेंटल को हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक ऊपरी मेंटल और दूसरा निचला मेंटल, जिसको आउटर मेंटल या इनर मेंटल भी हम कह सकते हैं। तो आउटर मेंटल की हम बात करें तो 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक की जो गहराई है पृथ्वी की, उसको हम लोग आउटर मेंटल का नाम दिए। मतलब 30 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक की जो गहराई है, ये काला वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कौन सा है, तो आउटर मेंटल है। उसके नीचे जब हम जाएंगे तो 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक की जो पृथ्वी की गहराई है वो हमारी क्या कहलाती है, निचला मेंटल मतलब इनर मेंटल। ठीक है। इसमें अलग अलग तत्वों के होने की वजह से इसको और एक तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे अभी आगे वीडियो में, लेकिन पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। उसके बाद 2900 किलोमीटर से जब ख़त्म होती है ये इनर मेंटल, उसके बाद शुरू होता है कोर। ठीक है। उसके बाद कोर जो है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है, पहला जो है बाह्य कोर और दूसरा आंतरिक कोर मतलब आउटर कोर और इनर कोर, जैसा कि यहाँ पे हमने डायग्राम में पहले ही समझ चुके थे। तो 2900 से लेके 5100 किलोमीटर तक की जो रेंज है या गहराई है उसको हम बोलते हैं बाह्य कोर मतलब आउटर कोर। ठीक है। और 5100 से लेके 6371 जो कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक कोर। ठीक है, आंतरिक कोर या इनर कोर। अब ये तो हो गई गहराई के हिसाब से इनका नाम। अब बात करते हैं घनत्व की। जैसा कि पता है कि दबाव बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ते जाता है।
किसी भी चीज़ पे जितना ज़्यादा दबाव रहेगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं पृथ्वी में, मतलब गहराई में जाते हैं, तो घनत्व भी बढ़ते जाता है और तत्वों की जो मौजूदगी है वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हमारा, उसका घनत्व होता है लगभग 2.90 से लेके 3.3 तक। ये 2.90 3.3 क्या है? तो ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। तो 2.90 से लेके 3.3 तक जो है ये हमारा कौन सा है? ये है क्रस्ट से लेके ऊपरी मेंटल का हिस्सा। ठीक है, इसकी जो घनत्व है वो इसी के बीच में रेंज करती है। ठीक है, वेरी करती है 2.90 से लेके 3.3 तक। उसके बाद निचले मेंटल में धीरे धीरे हमारा घनत्व जो है बढ़ता जाता है, वो 4.3 से लेके 5.5 तक हो जाता है। फिर जब ये निचला मेंटल समाप्त होता है, वहाँ से हमारा शुरू हो जाता है लगभग 10 के करीब। जो बाह्य कोर है, जो ऊपर वाला कोर है, कोर का दो हिस्सा, आउटर कोर जो है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, लगभग 10 के करीब होता है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये ख़त्म होते होते लगभग 12.3 तक चला जाता है। और सबसे लास्ट वाला जो कोर है उसका घनत्व 13.3 से लेके 13.6 तक चला जाता है। ठीक है, जिसको आंतरिक कोर हम बोलते हैं। तो ये घनत्व और लंबाई के हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है। इसके बाद इसके कुछ थ्योरी है, इसके कुछ सिद्धांत हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, अभी आगे समझते हैं। लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्स में इन सारी चीज़ों से, मतलब गहराई और घनत्व के हिसाब से चीज़ें पूछी जाती है। तो कुछ नंबर्स तो आपके यहीं पे क्लियर हो गए होंगे, बाकी चीज़ें आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए, अब अगर हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति की, ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि पृथ्वी का प्रारंभ में तप्त अवस्था में थी। ठीक है, पृथ्वी जो है शुरू में कैसी थी? तप्त अवस्था में थी, धीरे धीरे शीतल होकर वर्तमान ठोस अवस्था में आई है। अतः इसकी संरचना में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों का योग है, उनमें से कई हल्के और कई भारी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के इन रासायनिक संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस ने किया था। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत अवसादी चट्टानों से निर्मित है, जिस पर कम गहराई तथा घनत्व भी कम है। इस परत का संगठन सिलिका और सल्फर अब्रक जैसे तत्वों से युक्त है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको बता दूं तो सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, इस परत के नीचे पृथ्वी की संरचना को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के उन 3 भागों में बंटने की जिसमें उसमें मौजूद तत्वों के आधार पर इसको बांटा गया है। अब तत्व कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहली परत जो है उसकी लंबाई, शॉर्ट्स में आपको समझा देते हैं, काफ़ी वीडियो अगर पूरा पढ़ के बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में समझाते हैं। पहला जो परत है वो सियाल कहलाता है। सियाल का मतलब है Si+Al। यहाँ पे Si का मतलब है सिलिका और Al का मतलब है एल्यूमिनियम। जो पहला परत है वह सेस के अनुसार 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम, और इसकी गहराई लगभग 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक के रेंज में आकी गई है। मतलब जो पहला परत है तत्वों के आधार पे वो सियाल है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का। इसकी गहराई 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक है और इसका घनत्व जो है वो 2.4 से लेकर 2.9 के मध्य में है। अगली बात करें सीमा की। ठीक है, सीमा का मतलब होता है Si+Ma, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इस परत की जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? 2 चीज़ें पाई जाती है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, इस परत की जो गहराई आंकी गई है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस परत की गहराई जो है वो लगभग 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक है। इसकी गहराई कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक के रेंज में है। इसका घनत्व क्या है? 2.9 से लेकर 4.7 तक। ये जो मुख्य मुख्य चीज़ें उसको समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में पढ़ के वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो घनत्व है वो कितनी है? 2.9 से लेकर 4.7 तक, और इसकी गहराई कितनी है? 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक के बीच की है। ये भी बहुत सारे चट्टानों से मिलकर बनी है, जिसका जो मुख्य अवयव है वो कौन कौन सा है? सिलिका और मैग्नीशियम। बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग निफे। जो तीसरी परत है और आखिरी परत है उसको बोलते हैं निफे। निफे का मतलब है निकिल प्लस फेरस। फेरस मतलब लोहा और निकिल मतलब तो निकिल, आपको पता ही है। ठीक है, इस परत में क्या क्या 2 चीज़ें हैं? वो है निकिल और लोहा। ठीक है, और इसका घनत्व जो है वो कितना है? 11 है,
और इसका जो व्यास है वो लगभग 4300 मील मतलब 6880 किलोमीटर तक का है। और ये पूरे लास्ट तक जाती है, मतलब ये कोर वाला हिस्सा है जो अभी शुरू में हमने देखा था, जो कोर वाला हिस्सा है वो है ये पृथ्वी के मतलब बिल्कुल केंद्र तक का हिस्सा है। लगभग कहाँ से लेके ये 6880 किलोमीटर तक के रेंज में है ये। इसका व्यास कितना है? 6880 किलोमीटर। यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है और ये कोर में जाके समाप्त होती है। तो इन तीन भागों में हमने समझ लिया कौन कौन से, सियाल, दूसरा है कौन सा, सीमा, और तीसरा है नीफे। ठीक है, ये तत्वों के आधार पर एक वर्गीकरण हो गया। अब हम बात करने वाले हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर की डिटेल में। ठीक है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। अगले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई, गहराई तथा स्वभाव। ठीक है, जैसे जो अलग अलग परत हैं, सबसे पहला परत हमारा क्या है, क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। ठीक है, तो मेंटल और कोर को हमने दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया क्योंकि ज़्यादा गहराई हो रही थी और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब उनके जो तत्वों के आचरण थे वो भी बदल रहे थे, भिन्न भिन्न हो रहे थे। इस वजह से हमने उसको दो दो हिस्सों में बांट लिया था। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें क्रस्ट की, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं शुरुआत कहाँ से हम कर रहे हैं। पृथ्वी की संरचना विभिन्न तत्वों और पदार्थों से हुई है तथा उनका घनत्व भी भिन्न भिन्न है। ठीक है, भूगर्भ में एक समान तत्व वाले पदार्थों वाले भागों को एक आवरण में माना जाता है। पृथ्वी के भीतरी भाग में विभिन्न घनत्व वाले ऐसे कई आवरण हैं। ठीक है, आवरण मतलब परत हम बोल सकते हैं, वो कई सारे हैं, उनको एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हिस्से की बात करें या सबसे पहले आवरण की बात करें तो वो कहलाता है क्रस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रस्ट है। अब क्रस्ट को थोड़ा सा समझते हैं। पृथ्वी के धरातल पर जिस पर हम निवास करते हैं दो भिन्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं। पहला होता है स्थल भाग और दूसरा होता है सागरीय भाग। जैसा कि आप सभी को पता है लगभग 65 से 70% जो हिस्सा है वो सागरीय भाग होता है और लगभग 30 से 35% जो हिस्सा है वो स्थल भाग होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं महाद्वीपों के नीचे जो क्रस्ट की मोटाई है वो 50 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप मतलब वो भाग जहाँ पे इंसान रहते हैं, मतलब ज़मीन पाई जाती है, और महासागर मतलब वो भाग जहाँ पे ये महासागर हमारे हैं जो कि लगभग 65 से 70% हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लंबाई बताई गई है किसके द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन गोडसे एंड जियोफिजिक्स के अनुसार 30 किलोमीटर बताई गई है। इसकी ये औसत वो है लंबाई है या गहराई है। हालांकि जो महाद्वीप है उनकी जो गहराई है क्रस्ट की वो लगभग 50 किलोमीटर मानी गई है, लगभग। ठीक है, 50 किलोमीटर तक। और जो महासागर हैं उनकी जो उनके नीचे जो क्रस्ट है उसकी जो गहराई है वो लगभग 5 किलोमीटर के करीब आंकी गई है। लेकिन औसतन जब हम इसकी बात करें तो इसको लगभग 30 से 35 किलोमीटर क्रस्ट की गहराई हम मान सकते हैं अनुमान के हिसाब से। और इसका औसत घनत्व जो है वो लगभग 2.5 से लेकर 3 के बीच में है, 2.5 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से भाग में बांट सकते हैं हम लोग। इसका पहला भाग हम बांट सकते हैं सागरीय क्रस्ट में। ठीक है, मतलब ओशियन क्रस्ट। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि विश्व में लगभग 65 से 70% भाग पर क्या है, सागर है, और बाकी जो है भूभाग है जिस पर वन या आदमी जीव जंतु रह सकते हैं। ठीक है, विश्व धरातल के 65% भाग पर सागरीय क्रस्ट का विस्तार है। यह सागरीय क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर सागरीय जल से आवृत है। यह सागरीय क्रस्ट सभी स्थानों पर संरचना की दृष्टि से समान पाई जाती है। इस क्रस्ट की मोटाई लगभग 8 किलोमीटर मानी जाती है। और इसका दूसरा हिस्सा है महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब यह क्रस्ट 25 से 50 किलोमीटर तक की मोटाई में महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है। इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है। इस क्रस्ट की संरचना एक समान नहीं है, मतलब कहीं पे मोटा है और कहीं पे पतला है। तो कहीं पे लगभग 20-25 किलोमीटर की गहराई तक होगी, कहीं पे 50 किलोमीटर तक की गहराई पे पाई जा सकती है। तो मतलब संरचना जो है अलग अलग है थोड़ी सी। उसकी ऊपरी परत अवसादी, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसके नीचे का भाग भूकंप तरंगों से विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र है। इसका अगला जो हिस्सा है वो है मेंटल। ठीक है, पृथ्वी की गहराई के हिसाब से अगर दूसरे हिस्से की हम बात करें जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है, पहला था क्रस्ट हमारा, दूसरा था मेंटल और तीसरा था कोर।
ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा। तो दूसरा हिस्सा हमारा क्या है, मेंटल। इसको भी हम दो भागों में देखेंगे, थोड़ा समझने के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना आसान रहता है। तो मेंटल जो है, क्रस्ट के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। मतलब अगर आयतन की बात करें तो ज़्यादातर आयतन जो है किस में पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। इसका औसत घनत्व तो लगभग 4.5 के करीब है, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग भारी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, इस भाग में ऑक्सीजन और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। इस भाग में भूकंपीय लहरों की गति लगभग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। जो अंदर की भूकंपीय लहरें हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हुई पाई जाती है। जो मेंटल वाला हिस्सा है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक है, लगभग 30 किलोमीटर से लेके 700 और फिर 700 लेके 2900 किलोमीटर तक का ये हिस्सा है। इसमें जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी तीव्रता थोड़ी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे। अब भूकंपीय लहरों की गति के आधार पे मेंटल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है ऊपरी मेंटल मतलब अपर मेंटल, और दूसरा है निचली या लोअर मेंटल। ठीक है, तो ऊपरी मेंटल की बात करें अगर, तो क्रस्ट के निचले भाग से ऊपरी मेंटल के मध्य भूकंपीय लहरों की गति में परिवर्तन हो जाता है। गति मंद पड़ जाती है, अतः क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य असंबद्धता की स्थिति हो जाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम ए मोहरोविसिस ने 1909 ईस्वी में की थी। ठीक है, अतः इसे मोहो असंबद्धता भी कहते हैं, केवल मोहो भी कह सकते हैं। ऊपरी मेंटल की मोटाई लगभग 1000 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर, जैसा कि शुरू में हम लोगों ने देखा था कि ऊपरी मेंटल की जो लंबाई है वो लगभग 700 के करीब माना था। तो देखिए अलग अलग मतों के हिसाब से इसकी लंबाई जो है अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसकी जो जानकारी हम लोग लेते हैं वो केवल स्टडी के आधार पे लेते हैं, अलग अलग चीज़ों की स्टडी करके, जैसे ज्वालामुखियों की गति या भूकंप की गति, इन सब चीज़ों की गति से हम अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाने की अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बन पाई है जिससे उससे अंदर जाकर हम जांच कर सकें। तो ये अलग अलग लोगों की जो जांचें हैं वो उसकी अलग अलग डेटा हमें मिल सकती है। तो इनके अनुसार जो इसकी गहराई है वो लगभग 1000 किलोमीटर तक की आंकी गई है। ठीक है, शुरू में इसको 200 किलोमीटर बताया था। ठीक है, उसके बाद 400 बताया, लेकिन एक अनुमान के अनुसार फिर उसको 1000 के करीब में इसको बताया था। आगे हम बात करें दूसरा जो है हमारा निम्न मेंटल मतलब लोअर मेंटल की बात करें, तो निम्न मेंटल की परत की मोटाई लगभग 700 किलोमीटर मानी जाती है। अन्य मतों के अनुसार इसकी मोटाई लगभग 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, और इस भाग में तापमान काफ़ी रहता है, बहुत अधिक रहता है। इस भाग में प्रवाहित 5 भूकंपीय लहरों से पता चला है कि यह निश्चित रूप से ठोस भाग है। मतलब मेंटल का जो लोअर मेंटल का हिस्सा है वो भी लगभग ठोस माना जाता है। घनत्व में क्रमशः वृद्धि और भूकंपीय लहरों की तीव्रता का मुख्य कारण इस भाग में दबाव की अधिकता है। अधिक गहराई पर अधिक दबाव की स्थिति रहती है। यहाँ पर सिलिकेट खनिजों में लोहे की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, जिससे इस भाग का घनत्व अधिक हो गया है। ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल के मध्य में 300 किलोमीटर चौड़ी संक्रमण परत भी एक पाई जाती है, जिसको ट्रांजिशन जोन भी हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी भाग की, जिसको हम भूक्रोड या कोर बोलते हैं, पृथ्वी का कोर बोलते हैं। और ये एक पिघला हुआ मतलब ये लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है। उसमें कोर में जो भी चीज़ें हैं वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, आइए देखते हैं। पृथ्वी के अनंतरम भाग की मोटाई 3417 किलोमीटर मानी जाती है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व 10 तथा इससे अधिक भी पाया जाता है। इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का केवल 16% हिस्सा है। ठीक है, यह समस्त द्रव्यमान का 32% है। इस भाग में पी भूकंपीय लहरों की गति में वृद्धि हो जाती है। अच्छा, ये भूकंपों के प्रकार हैं। यहाँ पे पी भूकंपीय जो लहर की बात हो रही है, अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं। अगर इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे अगर आप बोलेंगे तो भूकंप के बारे में। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस भाग में लोहे और निकिल धातुएं जैसी भारी चट्टानों की अधिकता है। इस परत को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है बाह्य कोर मतलब आउटर कोर, और दूसरा है आंतरिक कोर मतलब इनर कोर। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
पहले बात करें अगर हम बाह्य कोर की, मतलब आउटर कोर की, तो बाह्य कोर का विस्तार पृथ्वी के भीतर धरातल से 2900 किलोमीटर से लेकर 5200 किलोमीटर तक माना जाता है। ठीक है, मतलब 2900 किलोमीटर से शुरू होता है और लगभग 5200 किलोमीटर तक जो पहला है बाह्य कोर, आउटर कोर, इसकी लंबाई या गहराई हम मान सकते हैं। इस परत में भूकंपीय लहर एस प्रविष्ट नहीं हो पाती। यहाँ पे भूकंपीय लहर एस की बात हो रही है, ये भी भूकंप के एक प्रकार है। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यह परत तरल पदार्थ से निर्मित होनी चाहिए। ठीक है, जो बाह्य कोर है, आउटर कोर है, यहाँ से तरल हम मानने लगते हैं कि ये जो इसके अंदर जो भी पदार्थ है वो सारे के सारे कैसे हैं, तरल अवस्था में है। उसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक कोर, मतलब इनर कोर की। तो पृथ्वी के ऊपरी धरातल से केंद्र की ओर 5200 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो आंतरिक कोर का परत आरंभ होती है और 6371 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या जहाँ पे समाप्त होती है, वहाँ तक पाई जाती है। ठीक है, और इस भाग का घनत्व 11 से लेके 13.6 तक माना जाता है और इस भाग को ठोस किंतु लचीली अवस्था में ही माना गया है। भूकंपीय लहर की गति की इस भाग में 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। जो भूकंपीय लहर की हम बात कर रहे थे, तो इस भाग में लगभग 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इसकी गति रहती है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाला भाग जो है वो पूरी तरह से तरल अवस्था में है। ठीक है, तो दोस्तों ये लेक्चर हमारा पृथ्वी की संरचना के बारे में था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीज़ें इसमें मिस हो रही होंगी या नहीं समझ में आई होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे, समझाएंगे अलग तरीके से, या जो चीज़ें छूट गई हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।